डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आज हम भौगोलिक चिंतन पर जिस टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इससे पूर्व हमने जर्मन स्कूल ऑफ पर बात की थी। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में अन्य भूगोल की शाखाओं में जो विकास हुआ, उसके साथ साथ ये भी था कि वो नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। वहाँ के जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने प्रकृति को प्रमुख माना था। लेकिन फ्रांसीसी स्कूल ऑफ थॉट या ज्योग्राफिकल थॉट में जिस विचारधारा का प्रतिपादन हुआ वह है पॉसिबिलिज्म, और प्रतिपादक थे वो हैं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास और जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजल दोनों समकालीन रहे हैं, जबकि हम्बोल्ट विडाल डी ब्लास से पूर्व की पीढ़ी के भूगोलवेत्ता थे। ब्लास के अध्ययन और कार्यों पर जर्मन भूगोलवेत्ताओं का काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। भूगोल के विकास का क्रम फ्रांस में जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो 1870 में युद्ध हुआ था, उस में फ्रांस चूंकि पराजित हुआ था। उसके बाद में फ्रांस ने पराजय के उपरांत जो हानि की क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस ने अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और में अपने उपनिवेश यानी कॉलोनीज बनाए थे। इसी कारण से फ्रांस में सामान्यतः उपनिवेशों के भौगोलिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हुई, यानी भूगोल के प्रति रुचि जागृत हुई थी। फ्रांस के विश्वविद्यालयों में भूगोल विषय शुरू किए गए। 1892 में पेरिस के सॉर्बोन विश्वविद्यालय में औपनिवेशिक भूगोल के प्रोफेसर का पद सृजित किया गया था। यहाँ पर 1898 में विडाल डी ला ब्लास प्रोफेसर बने तथा अन्य स्थान जैसे रेनीज, बोर्डियो, लियोन, स्विट्जरलैंड इत्यादि विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक, औपनिवेशिक, मानव तथा भौतिक भूगोल का अध्ययन अध्यापन शुरू किया गया। 1922 तक यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस के सभी 16 विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना हो चुकी थी। 1895 में सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में औपनिवेशिक अध्ययन हेतु ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक स्टडीज ऑफ कॉलोनीज की स्थापना की गई। यहाँ पर फ्रांस में भूगोल के प्रति रुचि या जागृति या सभी विश्वविद्यालयों में भूगोल को पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य प्रमुख तौर पर 1870 के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था, एक कारण रहा है। दूसरा जो रीजन मैं मानता हूँ वह ये है कि चूंकि हम्बोल्ट ब्लास के पूर्व पीढ़ी के भूगोलवेत्ता थे, जिनका कार्यकाल 1769 से 1859 तक रहा है।
हालांकि ब्लास का जन्म 1845 में हुआ है, लेकिन हम्बोल्ट ने अपनी मध्य अमेरिका की यात्राओं के बाद जो विज्ञान और विस्तृत प्रदेशों के विशिष्ट अनुभवों और अन्वेषणों का लेखन जो कार्य किया था, वह उन्होंने पेरिस में रहकर किया था। वो पेरिस में लगभग 20 वर्षों तक रहे थे, जो कि आप भी जानते हैं कि पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी है। तो उनके उनके लेखों का प्रभाव भी फ्रांस में काफ़ी पड़ा था, जिसके कारण भी फ्रांस में भौगोलिक अध्ययन के प्रति रुचि पैदा हुई थी। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे विडाल डी ब्लास के द्वारा किए गए कार्यों की। विडाल डी ब्लास फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे एवं वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल की विचारधारा अर्थात संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का जन्मदाता भी थे। उन्होंने इतिहास एवं भूगोल तथा दर्शशास्त्र विषयों पर शिक्षा प्राप्त की। ब्लास ने अपनी शिक्षा पेरिस के विख्यात संस्थान इकोले नॉर्मले से अपना अध्ययन पूरा किया एवं उसके पश्चात उन्होंने यूनान की प्राचीन सभ्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने शोध प्रबंध या पीएचडी डिग्री हेतु प्लेटो से टॉलमी काल की उपलब्धियों का अध्ययन किया एवं इस कारण वो यूनान भी गए थे। विडाल डी ला ब्लास का कार्यकाल या जन्म 1845 व कार्यकाल 1918 तक रहा। ब्लास पर जर्मन भूगोलवेत्ताओं जैसे रेडजेल, हम्बोल्ट, रिटर, रिस्थोफेन, हैटनर के विचारों से वो प्रभावित रहे थे। रेडजेल उनके समकालीन थे। रेडजेल का कार्यकाल 1844 से 1904 तक रहा है। वहीं ब्लास का 1845 से 1918 तक। रेडजेल का जो प्रसिद्ध एंथ्रोपोजियोग्राफिक ग्रंथ जो कि 1891 में प्रकाशित हुआ था, उसका द्वितीय जो खंड था वह था द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड के अध्ययन के पश्चात और उनके विचारों से प्रभावित होकर ब्लास ने संभववाद संकल्पना का प्रतिपादन किया। ब्लास मानव को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानव के लिए एक निश्चित सीमा में अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा यह व्यक्ति या व्यक्ति समूह या समुदाय अपनी तकनीकी क्षमता तथा आनुवांशिक ज्ञान के आधार पर विकास का मार्ग चुनते हैं या अपने कार्य को संपादित करते हैं। जिस प्रकार से रेडजेल के विचार थे कि प्रकृति सर्वोत्तम है, जैसा वह चाहती है वैसा मानव को बना लेती है, इस विचारधारा को ब्लास ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर ब्लास के जो भौगोलिक चिंतन था उस पर
जो उन्होंने अपना शोध कार्य किया था प्लेटो से टॉलमी, उसका एक गहरा प्रभाव भी पड़ा था। और वे कभी भी रेटजल की भांति कठोर नियतिवादी नहीं नहीं बन सके। ब्लास ने रिटर, हम्बोल्ट और रेटजल के कार्यों का अध्ययन करने के साथ साथ जब वो 1876 और 77 में जर्मनी गए, तब वो वहां पर रिश्तोफेन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके पश्चात उन्होंने प्रादेशिक भूगोल पर भी ग्रंथ लिखा। 1898 में ब्लास की प्रोफेसर पद पर नियुक्ति सोरबॉन विश्वविद्यालय, जो कि पेरिस विश्वविद्यालय के नाम से भी विख्यात है, में हुई। उस वक्त इतिहास और भूगोल एक साथ या दोनों विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता था। यानी वहां पर वो इतिहास एवं भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए थे। लेकिन उनके प्रयासों के बाद ही ये कहा गया कि जो जहाँ पर सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में कि ये जो विभाग है वो चेयर ऑफ ज्योग्राफी है। तथा साथ ही ब्लास ने जब अपना कार्यभार ग्रहण किया था, अपने प्रथम जो उन्होंने संबोधन किया उसमें कहा, भूगोल मात्र ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने वाला शास्त्र ही नहीं है, यह विषय अपने आप में स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण ज्ञान की शाखा है। उन्होंने समय समय पर फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं और उनके भौगोलिक परिवेश इत्यादि पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ब्लास ने अपनी रचनाओं में 1889 में यूरोप के राज्य व राष्ट्र, इसके पश्चात उन्होंने यूरोप का एटलस प्रकाशित किया तथा उन्होंने जीवन पर्यंत एनाल्स द ज्योग्राफी वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो 1893-94 में प्रारंभ की गई। इसके अलावा उन्होंने 1903 में फ्रांस का भूगोल और उसके पश्चात 1917 में पूर्वी फ्रांस का भूगोल तथा उनके मृत्यु के पश्चात मानव भूगोल के सिद्धांत का जो लेखन कार्य था, जो प्रकाशित होने का कार्य था, वह उनकी मृत्यु के पश्चात 1923 में हुआ। एनाल्स द ज्योग्राफी जो वार्षिक पत्रिका या एनाल्स उस टाइम निकलता था, उसमें विडाल डी ब्लास के द्वारा उस वक्त के जो भी खोज कार्य, चाहे वो किसी शाखाओं में भी हों, भूविज्ञान के हों, खनिज विज्ञान, ऐतिहासिक भूगोल, सभी विषयों पर जो भी खोज कार्य या लेखन कार्य किया जाता था, उनको वह अंग्रेजी, जर्मन व अन्य भाषाओं की रचनाओं को भी फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद करके पत्रिका में उन लेखों को संपादित किया जाता था। ब्लास ने भूगोल को प्राकृतिक तथा मानव दोनों विज्ञानों में स्थान देने के लिए अपने कथन को निम्न 6 बिंदुओं पर बताया और यह भी कहा कि जितने भी विद्वान और जो भूगोलवेत्ता हैं, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन कार्य करें। यानी मानव और भौतिक दोनों रूपों में उन्होंने इस कथन को, अपनी बात को कहने की कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम या पहले पॉइंट में कहा कि पार्थिव परिघटनाओं की एकता। यहाँ उनका कहना था कि यूनिटी ऑफ अर्थ फिनोमिना, यानी
भौतिक कारक परस्पर एक दूसरे पर आधारित और संबंधित होते हैं। उनका कहना था कि अगर जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो जलवायु है, चाहे वो तापमान है, और या पर्वत हैं, या जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, या पर्वतों का बढ़ना या उनका घटना, या वनस्पति का विलोपन, वनस्पति की वृद्धि, ये सभी जो धरातल पर होने वाली घटनाएं हैं, वो एक दूसरे से पर आधारित है और संबंधित हैं। अपने दूसरे तथ्य में उन्होंने कहा कि परिघटनाएं जो कि परिवर्तनशील योग के कारण उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे विभिन्न प्रकार की जलवायु मुख्य कारक है। तीसरे फैक्ट्स में ब्लास ने कहा कि भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाली सभी परिघटनाओं से होता है तथा उन स्थानों और परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। अपने चौथे कथन में ब्लास ने कहा कि वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों को समझना आवश्यक है, जैसे कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रभावों एवं भौतिक शक्तियों के होते हुए भी मानव ने किस प्रकार अनुकूलन को समझा एवं उन शक्तियों का सामना करते हुए अपना अनुकूलन स्थापित किया। और पांचवें क्रम पे ब्लास ने कहा कि परिघटनाओं के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाना आवश्यक है। या हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम किसी तथ्य को साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं करेंगे, या अगर किसी मानव समाज या जाति ने पर्यावरण की शक्तियों के साथ कैसे अनुकूलन स्थापित किया और किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त की, या मानव ने किस प्रकार से एक ट्रेडिशनल पैदा होने वाली पैदावार को नए रूप में परिवर्तित करके अपने उत्पादन को बढ़ाया, ये सब चीजें उसको प्रमाणिक वैज्ञानिक पद्धति से उसको प्रमाणित करना आवश्यक है। और जो लास्ट उन्होंने छठा जो तथ्य कहा था, वो ये कहा था कि मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को पहचानना आवश्यक है। यानी मानव ने किन किन वातावरण में रह करके वहां के अनुसार जो परिवर्तन किए अपने सरवाइव रहने के लिए या अपनी उन्नति के लिए, या उन्होंने किस प्रकार से वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उनको पहचानना आवश्यक है, ताकि वह आने वाले जो वर्ग हैं या जो समुदाय हैं, उनके लिए वह कार्य जो पूर्व के लोगों ने किया वह उनके लिए लाभदायक साबित हो सके। ब्लास के द्वारा संभववादी चिंतन का हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि ब्लास ने मानव को प्रमुख माना है और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, मानव उन संभावनाओं को या जो तत्व मौजूद हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करता है, एवं वातावरण जो परिवेश मौजूद है उसमें वह परिवर्तन लाता है। यानी मानव को सर्वोत्तम स्थान माना, लेकिन भौतिक परिवेश या भौतिक घटकों को भी ब्लास ने अपने चिंतन में स्थान दिया था। हालांकि ब्लास ने कुछ तत्वों जैसे प्रवाहित जल, अपरदन या अपक्षय इत्यादि तत्वों पर
यह माना कि मानव का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी उदाहरण के साथ स्पष्ट किया कि विभिन्न फसलों का उत्पादन, जो कि आज मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने उनकी नई पद्धति अनुसार उनकी कृषि एवं नए बीजों की खोज या संवर्धन करके बढ़ती हुई जनता के भरण पोषण के लायक बनाया, एवं जो कि प्रकृति जिन संसाधनों को उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, मानव ने भरण पोषण के लिए अपनी तकनीकी का प्रयोग करके अत्यधिक उत्पादन किया, एवं उस कारण से मानव जाति आज भी सरवाइव कर रही है। यहाँ तक कि ब्लास्ट ने यह भी कहा कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ब्लास्ट ने सार्वभौमिक एकता पर भी बल दिया था। उन्होंने लिखा है, समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रबल विचारधारा यदि है तो वह यह है कि सार्वभौमिक एकता। मानव भूगोल के जो जीवित पदार्थ हैं या भौतिक पदार्थ हैं, उन सभी के योग से ही सार्वभौमिक एकता का निर्माण होता है। यानी मानवीय तथ्य और भौतिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या संबंधित हैं। ब्लास्ट ने अपने चिंतन में प्रदेशों की संकल्पना पर भी बल दिया। ब्लास्ट ने कभी भी प्रदेशों को चार दीवारी की भांति सीमांकित नहीं माना। उनके अनुसार एक प्रदेश में पार्थिव घटनाओं एवं कारकों की अंतः निर्भरता की खोज करके उनकी अन्य प्रदेशों की ऐसी घटनाओं एवं कारकों के आधार पर तुलना की जानी चाहिए। सार्वभौमिक एकता तथा अंतः संबंध के सिद्धांत पर ब्लास्ट ने 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इसे सुव्यवस्थित विधि से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित हैं, जिसकी विवेचना या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक स्थान पर ये अपने परिवेश या पर्यावरण से संबंधित हैं, जो कई भौगोलिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में जो प्रमुख भूगोलवेता हैं, जोसेफ विडाल डी ला ब्लास के अलावा, वो हैं जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिजामिया। इनके द्वारा क्या योगदान किया गया भौगोलिक क्षेत्र में, उसका अध्ययन हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एवं साथ ही फ्रांस भूगोलवेताओं द्वारा किन किन भूगोल की शाखाओं में योगदान दिया गया, उस पर भी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। जय हिंद।